हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक, टिश्यू वाल्व क्या होता है और मेटालिक वाल्व से ये कैसे फ़र्क होता है। टिश्यू वाल्व का लगाने के बाद पेशेंट की लाइफ कैसी होती है, उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसकी लॉन्जिटिविटी या वाल्व कितने साल चलता है, कितने साल में उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है और किन पेशेंट्स में इसको प्रेफर करना चाहिए, इस बारे में बेसिकली बात करेंगे। हमने ऑलरेडी वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में, मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व्स के डिफरेंशिएशन के बारे में ऑलरेडी टॉपिक्स किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे टिश्यू वाल्व के बाद ज़िंदगी व्यक्ति की कैसी होती है, टिश्यू वाल्व बेसिकली क्या होता है, किस तरह का होता है, इस बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलता रहे। और जब भी मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उस कंटेंट का लाभ ले सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको इसको से इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आते हैं आज के टॉपिक पर। बेसिकली वाल्व क्या होता है। वाल्व बेसिकली एक पंखुड़ी समान स्ट्रक्चर होता है, जो कि दोनों हार्ट के चेम्बर्स में गैप करने के लिए, या हार्ट के अलग अलग चेम्बर जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल और बड़ी आर्टरीज, इनके बीच में जो चेम्बर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, या उनके बीच में जगह क्रिएट करने के लिए, उनमें ब्लड की मिक्सिंग ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अलग अलग धागों, जिन्हें कॉर्डेट टेंडिने बोलते हैं, इनसे बंधे हुए होते हैं। ये बार बार हर बीट के साथ खुलते हैं, ब्लड को जाने देते हैं, और जब ब्लड पास हो जाता है तो ये अपने आप मैकेनिज्म से बंद हो जाते हैं, ताकि ब्लड लीक ना हो। बेसिकली लीकेज प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व्स होते हैं, और ये इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि दोनों चेम्बर्स के बीच में ब्लड मिक्स ना हो, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स ना हो, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो मिले, यानी जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहिए वो उसी डायरेक्शन में जाए। समझिए, ब्लड को आगे जाना है, वो अगर पीछे लीक होना चालू हो जाए तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फॉरवर्ड पंपिंग हार्ट का कम हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट का आउटपुट जितना है वो कम हो जाएगा। तो वाल्व का पर्पस ये होता है कि ब्लड के लीकेज और मिक्सिंग को ये प्रिवेंट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो जाना चाहिए उस डायरेक्शन में ब्लड को डायरेक्ट करते हैं। वाल्व की प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है ज़्यादातर, या तो वाल्व सिकुड़ जाते हैं या लीक हो जाते हैं। सिकुड़ना मतलब स्टेनोसिस हो जाता है वाल्व का, यानी छोटे हो जाते हैं, तो ब्लड के अंदर आने के लिए स्पेस कम हो जाता है, ब्लड को संघर्ष करना पड़ता है, छोटे गैप में से निकलने का प्रयास करना पड़ता है, जिसे वाल्व स्टेनोसिस बोलते हैं। और कई बार वाल्व लीक करता है। लीक करने का मतलब ये है कि वाल्व में, जब वाल्व को एक्चुअली बंद होना चाहिए उस फेज़ ऑफ कार्डियक साइकिल में वाल्व बंद नहीं हो पाता है, उसमें गैप रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड एक छोर से दूसरे छोर नहीं पहुंच पाता है और इसमें लीकेज डेवलप हो जाता है। तो वाल्व के दो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन, यानी सिकुड़न और लीकेज। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जब बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है, व्यक्ति को सांस फूलने लग जाती है, उसका हार्ट का पंप फंक्शन कम होने लग जाता है, हार्ट डायलेट होने लग जाता है, हार्ट के फाइबर्स में खिंचाव होने लग जाता है, हार्ट में धबकारे की अनियमितता वगैरह होने लगती है। ये सारे कंडीशन जब भी डेवलप होते हैं तो वाल्व का सर्जरी करके या ऑपरेट करके उनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, या इनको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी किसी व्यक्ति को वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सीवियर प्रॉब्लम स्टेज पर पहुंच जाए, तो उसे चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे किया जाता है? चेंज ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा किया जाता है। कुछ केसेस में टिश्यू वाल्व को बगैर सर्जरी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा, कैथेटर द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन आज बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी में जो वाल्व्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर उनके बारे में ही बात करेंगे। ज़्यादातर ये वाल्व्स दो तरह के होते हैं। एक मेटल का वाल्व होता है, जिसमें वाल्व की जो पंखुड़ियाँ हैं या जो ढक्कन है जो खुलता बंद होता है वो मेटल का होता है। ये वाल्व्स में यूजुअली एक टाइटेनियम की केजिंग या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उसके जो ढक्कन बन चालू हो इस तरह का मैकेनिज्म रहता है। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स रहते हैं। किसी में कोई बॉल एंड सॉकेट वाला सिस्टम रहता है, जिसमें एक बॉल रहता है जो बार बार बंद चालू होता है। ये सबसे पुराना बॉल एंड केज टाइप वाल्व में आता था। इसके अलावा एक टिल्टिंग डिस्क वाल्व होता है, जिसमें डिस्क बार बार खुलती बंद होती है। एक सिंगल डिस्क रहती है जो बार बार टिल्ट होती है, ब्लड आ जाता है फिर बंद हो जाती है। एक ढक्कन वाला बाइलिफ्लेट वाल्व होता है जो खुलता है, ब्लड फ्लो करता है, फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर्स रहते हैं वाल्व का। ये मेटालिक वाल्व होता है। इसके अलावा एक होता है टिश्यू वाल्व।
टिश्यू वाल्व बेसिकली जानवरों की चर्बी या जानवरों के पेरिकार्डियम से या व्यक्ति के खुद के पेरिकार्डियम से बनाया गया एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिकली एक झिल्ली या एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एक केजिंग या एक केस जो रहता है, जो पहले से बनाया हुआ रहता है, उसमें डाल के बनाया जाता है। कुछ इसमें बने बनाया कंपनी से डायरेक्ट टिश्यू वाल्व्स भी आते हैं और कुछ को सर्जन ऑपरेशन के दौरान पेरिकार्डियम वगैरह को यूज़ करके उसी समय भी बनाते हैं। पर ये बेसिकली टिश्यू से बनाए हुए होते हैं, उसमें मेटल नहीं होता, ये हार्ड नहीं होते, कंपेरेटिवली सॉफ्ट रहते हैं। ये जानवरों की चर्बी से या व्यक्ति की खुद की चर्बी से बनाया जा सकता है। टिश्यू वाल्व बेसिकली जो है ये उम्र दराज लोगों में प्रेफर किया जाता है, एल्डरली लोगों में प्रेफर किया जाता है। इसकी यूजली ड्यूरेबिलिटी कम रहती है क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा साल तक नहीं चलता, तो यूजली इसकी लाइफ 10 से 12 साल यूजली रहती है। इसलिए उम्र दराज लोगों में पसंद किया जाता है जिनकी आयु 50-60 साल से ज़्यादा है। तो उसमें अगर एक बार वाल्व रिप्लेसमेंट किया तो 10-12 साल 15 साल अगर वाल्व चल जाता है तो दोबारा रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यंग पेशेंट्स में मेटालिक वाल्व को प्रेफर किया जाता है क्योंकि यंग पेशेंट में वाल्व ज़्यादा साल चले ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। मेटालिक वाल्व यूजली उसकी लाइफ 25-30 साल जैसी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लंबे समय तक काम करता रहे और धोखा ना दे। इस हिसाब से मेटालिक वाल्व को प्रेफर किया जाता है। एक और बड़ा कारण है मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व में डिफरेंशिएशन करने का कि टिश्यू वाल्व खुला रहे, उसमें ब्लॉकेज ना आए या क्लॉट ना बने, खून का थक्का आके जम ना जाए, इसके लिए खून पतला करने की दवा हमें मेटालिक वाल्व में लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है, जबकि टिश्यू वाल्व में हमें खून पतला करने की दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिश्यू वाल्व जो है बॉडी के स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं, इसलिए इनमें क्लॉट होने का चांसेस कंपैरेटिवली कम रहता है, तो इसमें कंटिन्यूसली खून पतला करने की दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेटालिक वाल्व में खून पतला करने की दवा एंटीकोएगुलेंस करके दवा आती है जो लाइफ टाइम पेशेंट को देनी पड़ती है और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना पड़ता है। ज़रा भी अगर एंटीकोएगुलेंट दवा का डोज अगर ऊपर नीचे हुआ तो व्यक्ति को, डोज अगर कम हो गया तो वाल्व में क्लॉट हो जाएगा, डोज अगर ज़्यादा हो गया तो वाल्व में या पूरे शरीर में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से भी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इसीलिए ये मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व में ड्यूरेबिलिटी का तो फ़र्क आता ही है। मेटालिक वाल्व ज़्यादा चलते हैं, टिश्यू वाल्व कम चलते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि क्लॉटिंग का टेंडेंसी मेटालिक वाल्व में ज़्यादा होता है, टिश्यू वाले वाल्व में कम होता है। इसको कम करने के लिए मेटालिक वाल्व के लिए खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है, टिश्यू वाल्व में खून पतला करने की दवा नहीं देनी पड़ती है। इसीलिए भी उम्र दराज पेशेंट में टिश्यू वाल्व को प्रेफर किया जाता है। रीज़न बीइंग कि उम्र दराज पेशेंट में जब टिश्यू वाल्व को यूज़ किया जाता है तो इनमें कंपैरेटिवली आपका ब्लीडिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है उम्र दराज पेशेंट में, तो इनमें खून पतला करने की दवा ना देनी पड़ी तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर खून पतला करने की दवा ऐसे लोग को दिया जाएगा तो इसमें एक साल में कम से कम 3 से 4% चांस है कि पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो सकती है और इतना ब्लीडिंग भी हो सकती है कि जान जा सकती है। यंग पेशेंट में कंपैरेटिवली ब्लीडिंग चांस कम रहता है क्योंकि उनकी बॉडी का वेट अच्छा रहता है, बॉडी का मसल टिश्यू वगैरह अच्छा रहता है, तो उनमें ब्लीडिंग का चांस कम रहता है। इसलिए कंपैरेटिवली यंग पेशेंट में मेटालिक वाल्व को प्रेफर करते हैं, टिश्यू वाल्व को उम्र दराज पेशेंट में प्रेफर करते हैं। उम्र दराज में टिश्यू वाल्व को प्रेफर करने का एक और रीज़न ये है कि उम्र ऑलरेडी हो चुकी है, 10-15 साल भी अगर वाल्व चला तो ज़्यादातर पेशेंट उससे ज़्यादा सर्वाइव अगर किए भी तो एक आध बार वाल्व की चेंजिंग होगी। यंग पेशेंट में अगर आप टिश्यू वाल्व डाल दिए और वो हर 10 साल में ख़राब होने लगा तो बार बार उसे 10 साल में चेंज करना पड़ेगा और हर सर्जरी के साथ रिस्क बढ़ते जाता है। आपको यंग पेशेंट है तो डेफिनेटली आप मेटालिक वाल्व प्रेफर करेंगे जो 20-25 साल एक बार चल जाए और उसके बाद उसमें आप रिप्लेसमेंट जब भी करो तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। उम्र दराज पेशेंट में आप टिश्यू वाल्व को प्रेफर करते हो क्योंकि उसमें लाइफ पेशेंट की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए थोड़े साल भी अगर वो चल जाए तो उनकी ज़िंदगी के लिए सफिशेंट रहता है। ये वाल्व जो मेटल वाला यूज़ करते हैं तो उसमें जो खून पतला करने की दवा दे रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट डोजिंग हो रहा है कि नहीं और दवा का सही असर हो रहा है कि नहीं, दवा का असर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये जांच करने के लिए एक PT-INR करके टेस्ट होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम चेक करते हैं और उसमें एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जिसे वो INR वैल्यू बोलते हैं, ये INR वैल्यू मिलती है। ये बेसिकली एक मापदंड है जांचने के लिए कि ब्लड कितना ज़्यादा पतला हुआ है। अगर INR की वैल्यू कम है इसका मतलब ब्लड पतला नहीं हुआ है और अगर INR की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ब्लड ज़्यादा पतला हो गया है। तो ये INR को हम वाल्व वाले पेशेंट में 2 से 3 के बीच में हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा है वहाँ 2.5 to 3.5 मेंटेन करना पड़ता है। इससे कम अगर INR को मेंटेन किया जाए तो क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा अगर INR को मेंटेन करें तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या है, मेटालिक वाल्व जब भी यूज़ करते हैं तो हर साल
हर महीने पेशेंट को 1 से 2 बार PT-INR का टेस्ट कराते रहना पड़ता है और उसके हिसाब से दवाओं को मैनिपुलेट और मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना पड़ता है, जो कि कई बार कम्बरसम और हेडेक हो जाता है पेशेंट के लिए कि हर महीने उसको 1 दिन 2 दिन डॉक्टर के पास PT-INR की वैल्यूज़ को एडजस्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है। जो लोग पेशेंट अच्छी तरह से एजुकेटेड हैं और इसको घर पर मैनेज कर सकते हैं तो उनको हम हिदायत दे देते हैं कि PT-INR का वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर के पास आ जाइएगा, अदरवाइज़ घर पर उसको मैनेज कीजिए। वैल्यू 2 to 3 आ रही है तो डॉक्टर के पास आने का ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कम या वेरिएबल वैल्यूज़ आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंटीकोएगुलेंट मैकेनिज़्म है, ये विटामिन के बॉडी में अगर ज़्यादा रहेगा तो दवा का असर नहीं होगा, विटामिन के कम होगा तो दवा का असर ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ों में विटामिन के होता है उसको हमें बॉडी में मेंटेन करने की ज़रूरत है। हरी साग सब्जी और केला वगैरह इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा विटामिन के होता है। कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में भी विटामिन के होता है। डिटेल में आप चाहें तो मेरे चैनल पर एक विटामिन के कंटेनिंग फूड आइटम्स पर एक अलग वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। वो विटामिन के वाली चीज़ों को आपको नियंत्रित मात्रा में लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा, बहुत कम लेंगे तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसलिए मंथ टू मंथ आपको वेरिएशन नहीं करना चाहिए। एक अमाउंट जितना आप ले रहे हैं वो रेगुलर अमाउंट में उतना आपको लेते रहना चाहिए, उसको चेंज बार बार नहीं करना चाहिए ताकि PT-INR की वैल्यूज़ बार बार चेंज ना हो। ज़्यादातर ये दवा का अगर डोज कम हो गया तो क्लॉटिंग होती है, दवा का डोज ज़्यादा हो गया या डोज 2-4 मिस हो गया तो पेशेंट का ब्लड में जो क्लॉटिंग टेंडेंसी उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इस दवा को मेंटेन करने के लिए, उसका डोज को अप्रोप्रिएटली टाइट्रेट करने के लिए PT-INR का वैल्यूज़ को बार बार चेक कराना ज़रूरी है। बेसिकली आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि टिश्यू वाल्व उम्रदराज पेशेंट में पसंद करते हैं, मेटालिक वाल्व यंग पेशेंट में करते हैं। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में, जहाँ पेशेंट को प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लान करने की वो सोच रही है फीमेल पेशेंट, तो उसमें कई बार टिश्यू वाल्व्स को प्रेफर किया जाता है कि मेटालिक वाल्व्स को चालू रहे। उसके लिए जो एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन देते हैं वो प्रेगनेंसी में बच्चे को थोड़ा नुकसान कर सकती है। इसकी वजह से जो लोग को भी मेटालिक वाल्व है उसको प्रेगनेंसी के दौरान विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी टिश्यू वाल्व है उनको प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली सेफ रहता है। इसलिए फीमेल पेशेंट्स में कई बार यंग पेशेंट हो तो कई बार टिश्यू वाल्व्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी अगर प्लान करेगी तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को विकृति नहीं हो जाए, बच्चे को एसिट्रॉम दवा से नुकसान ना हो जाए। इसके लिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी प्लान करने वाले फीमेल्स में कई बार टिश्यू वाल्व्स को प्रेफर करते हैं मेटालिक वाल्व्स के बदले। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली बात की कि टिश्यू वाल्व लगाने के बाद बेसिकली लाइफ कैसी होती है, किस कंडीशन में मेटालिक और टिश्यू वाल्व्स को प्रेफर करते हैं, और टिश्यू वाल्व का बेसिक पर्पस क्या है, किस इतने साल ये चलता है, किस तरह से ये बनाया जाता है और इसको किस तरह के पेशेंट्स में यूज़ करना चाहिए। आई होप ये टॉपिक को सुन के जो लोग को वाल्व रिप्लेसमेंट का प्लान है या जिन लोग को वाल्व रिप्लेसमेंट होने वाला है उनको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मिला होगा कि ये वाल्व्स किस तरह के होते हैं और किस सर्कमस्टांस में डॉक्टर कौन सा वाल्व को प्रेफर करते हैं और क्या उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहे, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें और बीमारी को बेटर समझ सकें और उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसके लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोज़ बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे टॉपिक को अच्छी तरह से सुना, पूरे एंड तक सुना, और उम्मीद करूंगा कि इससे आपको कुछ रेलेवेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खासकर उन पेशेंट्स को जिसमें वाल्व रिप्लेसमेंट या तो हो चुका है या होने वाला है, या फ्यूचर में उनको वाल्व के बीमारी है उसके बारे में कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। उनके लिए टॉपिक स्पेशली यूज़फुल रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती रहेगी, ताकि हम आपके लिए नया कंटेंट हर बार लाते रहें। थैंक यू।